नाउ स्क्रीन इज विजिबल विजेता? यस सर। ओके, ये दिख रहा है टाइटल स्लाइड? हाँ सर। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट। दिस इज अवर लेक्चर नंबर 12, न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, ठीक है, और उसका किस तरीके से वर्किंग होता है और कंस्ट्रक्शन होता है न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, तो इसके पहले मैं जो चीज़ मैंने बताया था फिजन वाली चीज़, वो चीज़ मैं रिकॉल कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखना। तो न्यूक्लियर फिजन में मैंने क्या बताया था कि ये यूरेनियम न्यूक्लियस है। यूरेनियम न्यूक्लियस स्प्लिट होता है दो न्यूक्लियाई में, लाइटर न्यूक्लियाई में, और तीन न्यूट्रॉन्स, और ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ये है ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये रिएक्शन मैंने बताया था। ये रिएक्शन किसने दिया था? आहान ने दिया था 1938 में। तो ये रिएक्शन में मैंने क्या बताया था, यूरेनियम न्यूक्लियस है, उसको न्यूट्रॉन से बॉम्बार्ड किए तो वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाता है, कंपाउंड न्यूक्लियस, और ये अनस्टेबल होके दो छोटे न्यूक्लियाई में डिवाइड होता है, एक बैरियम और एक क्रिप्टॉन, और साथ में तीन न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं। ये मैंने चीज बताया था। तो क्या होगा अगर हम इस रिएक्शन को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो ये तीन न्यूट्रॉन आगे जाएंगे और तीन यूरेनियम न्यूक्लियाई के साथ कोलाइड होंगे, बोम्बार्ड होंगे, और तीन तीन मतलब 9 न्यूट्रॉन्स बनेंगे, फिर 9 से 27 बनेंगे। तो इस तरीके से 3, 9, 27, तो ये चेन चलती रहेगी और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इतनी मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हम उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो दैट विल बी अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, और वैसी चेन रिएक्शन एटम बॉम्ब में यूज होती है। लेकिन हम आज जो पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स, तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स किसका एग्जाम्पल है? कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन का। तो उसमें क्या करते हैं हम, ये जो तीन न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, दो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करा देते हैं और एक ही न्यूट्रॉन को आगे जाने देते हैं। तो एक न्यूट्रॉन फर्दर एक यूरेनियम न्यूक्लियाई को बॉम्बार्ड करेगा, फिर तीन तैयार होंगे, फिर दो को हम एब्जॉर्ब करवाएंगे और एक को ही। तो क्या कर रहे हैं हम, रिएक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं और एक ही न्यूट्रॉन को आगे जाने दे रहे हैं। तो उसी न्यूट्रॉन को आगे जाने देते हैं। और न्यूट्रॉन क्या होता है, ट्रिमेंडस एनर्जी से, न्यूट्रॉन की भी एनर्जी होती है, फास्ट न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो उस न्यूट्रॉन को हम स्लो कर देते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, स्लो करते हैं और धीरे धीरे आगे जाने देते हैं। और फ्यूजन क्या करते हैं हम, कंट्रोल वे से फ्यूजन कराते हैं। तो ये कंट्रोल वे से फ्यूजन कराते कहां पर है हम, न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से कंट्रोल्ड फ्यूजन होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। ठीक है, तो अभी मैं न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं, और उसमें हम देखेंगे कि न्यूक्लियर रिएक्टर जो है उसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है और उसका वर्किंग क्या होता है और किस तरीके से वो फंक्शन करता है। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज द न्यूक्लियर रिएक्टर and what is the construction and working. This question is very important in every exam. The question asks that what is nuclear reactor, give its construction and working of nuclear reactor. Construction and working is very important. Sometimes it asks with 7 marks, sometimes 5 marks. Okay, तो long question आता है इस पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज न्यूक्लियर रिएक्टर। ओके, रिएक्टर क्या है? रिएक्टर मतलब एक ऐसा डिवाइस, ओके, इसमें कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है, और रिएक्शन क्या करता है, जब तक चलते रहता है जब तक एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती। ओके, सो इट इज अ डिवाइस इन विच कंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन कैन बी इनिशिएटेड एंड सस्टेन टू प्रोड्यूस the energy. It means that न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल चेन रिएक्शन होती है, मतलब हम कंट्रोल्ड वे से न्यूक्लियर रिएक्शन करते हैं, न्यूट्रॉन्स को इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में मल्टीप्लाई नहीं होने देते हैं, और हम न्यूट्रॉन्स की क्वांटिटी को लिमिट करते हैं, एनर्जी भी न्यूट्रॉन की हम कंट्रोल करते हैं, और फिर वो रिएक्शन चल के लास्ट में हमें क्या मिलती है, एंड दिस रिएक्शन इज कंटिन्यूअसली सस्टेन, चलती रहती है, साइकिल है वो रिएक्शन कंटिन्यूअसली चलती रहती है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और उसी एनर्जी का यूज हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो दैट इज द न्यूक्लियर रिएक्टर इन विच कंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन इज इनिशिएटेड एंड सस्टेन्ड टू प्रोड्यूस द एनर्जी। Okay, so this is all about the nuclear reactor, or what is nuclear reactor. So we'll study how the nuclear reactor look like, what is the exact schematic of nuclear reactor, what is the exact construction of nuclear reactor, we will study. Okay,
सो देखो कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग देखेंगे तो सबसे पहले उसके पार्ट्स देखते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट का क्या क्या प्रिंसिपल है और क्या यूज है। ठीक है, तो ये देखो इस तरीके की असेंबली ये है न्यूक्लियर रिएक्टर। दिस इज द बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, अभी जो मेरा माउस का एरो है उसके तरफ ध्यान दो, हर चीज के बारे में बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीज और क्या क्या फंक्शन होता है और ये किस प्रिंसिपल पे काम करती है। ठीक है, काम करता है न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, तो ये देखो कोई भी चीज में एनर्जी प्रोड्यूस करना है तो फ्यूल चाहिए। ठीक है, ओके फ्यूल जैसे हमको मान लो कि अगर आग लगानी है तो हमको लकड़ी एज अ फ्यूल यूज करते हैं। अगर हमको थर्मल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्शन करना है तो हम कोल यूज करते हैं। जैसे होता है ना थर्मल पावर स्टेशन जिसमें हम फ्यूल क्या यूज करते हैं, कोयला यूज करते हैं, कोयले से हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं थर्मल पावर स्टेशन में। उसी तरीके से हाइड्रो पावर स्टेशन में क्या होता है, हम वाटर का यूज कर सकते हैं। बड़े बड़े बांध बना के इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं तो उसमें वाटर का यूज करते हैं। हाइड्रो पावर स्टेशन में वाटर से हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं, थर्मल पावर स्टेशन में कोल से हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें वाटर बहुत सारा लगता है, थर्मल में कोयला है। ठीक है, कोयले की क्वांटिटी, खदान कोयले की जो भी माइंस है, कोल माइंस, तो वो कोयला क्या है, कभी ना कभी वो खत्म होने वाला है। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर है इसमें भी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें जो फ्यूल यूज करते हैं जैसे थर्मल पावर स्टेशन में कोयला, ओके, और हाइड्रो पावर स्टेशन में वाटर। ठीक है, और इसी तरीके से न्यूक्लियर पावर स्टेशन में, न्यूक्लियर रिएक्टर में हम जो फ्यूल यूज करते हैं वो उसको बोलते हैं यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम न्यूक्लियस यूज करते हैं, यूरेनियम 235 यूज करते हैं। तो देखो ये जो ब्लॉक दिख रहा है ग्रीन कलर का बॉक्स, उसमें जो ये दिख रहे हैं रॉड्स। ठीक है, ये जो लाइट ब्लू कलर के ऐसे रॉड्स दिख रहे हैं, मेरा माउस का एरो है उसके तरफ देखो, तो ये जो रॉड्स दिख रहे हैं, ठीक है, वर्टिकल रॉड्स, उसमें क्या भरा होता है, यूरेनियम भरा होता है, तो उसको बोलते हैं फ्यूल रॉड्स। ठीक है, अगर ये फ्यूल नहीं होगा, अगर ये हम फ्यूल यूज नहीं करेंगे तो न्यूक्लियर रिएक्टर फंक्शन नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें फ्यूल बहुत जरूरी है। तो ये जो फ्यूल रॉड्स होते हैं वो यूरेनियम के होते हैं। तो फ्यूजन किसका होता है इसमें, न्यूक्लियर रिएक्टर में, यूरेनियम का। तो ये जो वर्टिकल लाइंस दिख रहे हैं रेक्टेंगल, उसमें होता है यूरेनियम। ठीक है, अब ये वर्टिकल लाइंस के बीच में जो ब्लैक स्पेस दिख रही है, इसमें हम क्या भरते हैं, मॉडरेटर। ठीक है, मॉडरेटर किस चीज का होता है, किसी भी लिक्विड का हो सकता है, वाटर का हो सकता है, ठीक है, सॉल्ट वाटर का हो सकता है। तो इसके अंदर हम मॉडरेटर भरते हैं। जो फ्यूल रॉड के बीच में, जो फ्यूल रॉड में क्या भरा है, फ्यूल भरा है। फ्यूल कौन सा यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, यूरेनियम यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यूरेनियम ही रिएक्शन देगा, न्यूक्लियर फ्यूजन देगा। ठीक है, और जो फ्यूल रॉड के बीच में हम जो चीज रख रहे हैं वो है मॉडरेटर। मॉडरेटर मतलब एक वाटर भर रहे हैं। अब मॉडरेटर का काम क्या होता है ये मैं बाद में बताऊंगा कि मॉडरेटर एक्चुअली फंक्शन कैसे करता है। और ऊपर क्या लगे हैं, कंट्रोल रॉड लगे हुए, ये जो दिख रहे हैं लाइट ऑरेंज कलर के, ये वाले जो है वो क्रीम कलर के, वो है कंट्रोल रॉड्स। अब ये कंट्रोल रॉड्स का क्या फंक्शन होता है, अगर हमारे रिएक्शन में बहुत सारे मल्टीपल न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं तो कंट्रोल रॉड क्या करता है, न्यूट्रॉन की क्वांटिटी को लिमिट करता है और एक्सेसिव न्यूट्रॉन्स को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। क्योंकि हमको क्या चाहिए, यहाँ कंट्रोल्ड रिएक्शन चाहिए, अनकंट्रोल्ड नहीं चाहिए। क्योंकि अनकंट्रोल्ड होगी तो बहुत सारी ट्रिमेंडस एनर्जी जनरेट होगी, एक्सप्लोजन होगा, ठीक है, वो एटम बॉम्ब की तरह काम करेगा। इसलिए हमको इसमें न्यूट्रॉन्स की क्वांटिटी जो मल्टीप्लाई हो रही है उसको रोकना है, उस क्वांटिटी को प्रिवेंट करना है। तो क्वांटिटी बढ़े नहीं और क्वांटिटी इंक्रीज नहीं हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल रॉड लगाते हैं ऊपर। कंट्रोल रॉड क्या करता है, ज्यादा न्यूट्रॉन्स जो जनरेट हो रहे हैं उसको एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो कंट्रोल रॉड किस चीज से बने होते हैं, कंट्रोल रॉड बने होते हैं कैडमियम से या फिर बोरॉन से। ठीक है, बोरॉन या कैडमियम एलिमेंट से बने होते हैं कंट्रोल रॉड। और ये जो दिख रहा है ग्रीन कलर का, ये पूरा जिसके अंदर क्या है, यूरेनियम फ्यूल है, फ्यूल रॉड्स है, मॉडरेटर है। ये ग्रीन कलर को क्या बोलते हैं, रिएक्टर वेसल। रिएक्टर वेसल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। ठीक है, इसी के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिएक्शन वेसल।
ठीक है। तो ये जो असेंबली दिख रही है ये है यहाँ पे जो है, यहाँ पे लिखा है स्टीम जनरेटर। स्टीम जनरेटर मतलब ये जो पोर्शन दिख रहा है इसके अंदर स्टीम जनरेट होती है, इसलिए इसको स्टीम जनरेट बोलते हैं, स्टीम जनरेटर बोलते हैं। इसमें स्टीम कैसे जनरेट होती है दैट आई विल टेल यू ड्यूरिंग वर्किंग, व्हेन आई एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ दिस न्यूक्लियर रिएक्टर, देन आई विल टेल यू हाउ द स्टीम इज जनरेटेड। तो यहाँ पे अभी बस इतना पता चाहिए तुम्हें कि ये जो है वेसल, ये जो ग्रीन कलर का है ऐसा ट्यूब सामान, ये है क्या, स्टीम जनरेटर, इसके अंदर स्टीम जनरेट होती है। ये यहाँ पे है प्रेशराइजर, ठीक है। ये जो दिख रहा है ये वाला, ठीक है, लाइट ब्लू कलर का जो ब्लॉक दिख रहा है दैट इज प्रेशराइजर। प्रेशराइजर का यूज क्या होता है, जो वाटर आ रहा है, अभी वाटर कैसे आता है, वाटर कहाँ जाता है, ये सब मैं बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना पता चाहिए तुम्हें कि प्रेशराइजर क्या करता है, वाटर का प्रेशर को कंट्रोल करता है, ठीक है। प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए क्या है, प्रेशराइजर लगा हुआ है, या फिर उसको प्रेशर इंक्रीज करना है तो भी प्रेशराइजर का यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये है स्टीम जनरेटर, ये है पंप, ठीक है। ये देखो एरो इस तरीके से पंप, तो पंप का यूज क्या है, वाटर को पंपिंग करने के लिए, ठीक है, वाटर को प्रेशर से फ्लो कराने के लिए, ठीक है, पंप करने के लिए, ठीक है। जो हमारा मोटर पंप होता है ना, अगर हमको वाटर खींचना है नीचे से, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे वाटर खींचना है तो हम मोटर पंप लगाते हैं, ठीक है। वो पंप क्या करता है, प्रेशर से वाटर को नीचे से ऊपर खींचता है, ठीक है। इसलिए इसको, इस वाटर के फ्लो को कंटिन्यू रखने के लिए, ठीक है, वाटर के फ्लो को मेंटेन करने के लिए, यहां से यहाँ वाटर को खींचने के लिए, ठीक है, ये देखो एरो दिख रहा है ना, इस वाटर को इधर से इधर खींचने के लिए, ठीक है, खींचने के लिए या वाटर को फोर्सफुली ब्रॉड यहां लाने के लिए जो यूज करते हैं उसका नाम है पंप। पंप क्या करता है, वाटर फ्लो को बढ़ाता है और वाटर फ्लो को फोर्स करता है, पंप करता है, ठीक है। तो ये है पंप। और यहाँ पे देखो, यहां से ऐसी जा रही है, यहाँ पे लगा है टरबाइन, ठीक है। टरबाइन घूमता है, ठीक है। ये घूमेगा कैसे, स्टीम की वजह से, यहाँ स्टीम जनरेट होगी और यहाँ टरबाइन घूमेगा, और जैसे टरबाइन घूमेगा फोर्सफुली, ठीक है, इस टरबाइन की एनर्जी मतलब मैकेनिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूजिंग इलेक्ट्रिकल जनरेटर, ठीक है। तो ये टरबाइन जो है घूमेगा और फिर इलेक्ट्रिकल जनरेटर क्या करेगा, उस मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इस तरीके से फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। अब ये टरबाइन कैसे घूमेगा, स्टीम की वजह से। अभी स्टीम कहां से आएगी ये सब मैं बताऊंगा जब मैं इसका वर्किंग बताऊंगा, ठीक है। तो ये सारे असेंबली को, ये जो देख रहा है ब्लॉक, ये वाला क्रीम कलर का पूरा रेक्टेंगुलर ये वाला दिख रहा है, तो ये जो है वॉल है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर की वॉल है। और ये वॉल किससे बनी होती है, स्टील और कंक्रीट की। तो ये बहुत बड़ी वॉल होती है। यहाँ पे हम डायग्राम बहुत छोटा दिख रहा है, लेकिन अगर तुम न्यूक्लियर रिएक्टर देखने जाओगे, न्यूक्लियर पावर स्टेशन देखने जाओगे, तो ये बहुत बड़ा रिएक्टर होता है। उसके वॉल जो होते हैं कंक्रीट सीमेंट से बनी होती है या स्टील से बनी होती है। वॉल स्टील और कंक्रीट से इसलिए बनी होती है कि अंदर बहुत सारे डेंजरस रिएक्शन चल रहे होते हैं, न्यूक्लियर फिजन, उसमें से न्यूट्रॉन लीक नहीं होना चाहिए। अगर न्यूट्रॉन बाहर आ गया, ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में आ जाएगा, एटमॉस्फेयर में आ गया, एयर में आ गया, तो वो रेडियो एक्टिविटी फैल जाएगी। उसको अगर रोकना है तो ये न्यूक्लियर चेंबर जो भी है, न्यूक्लियर रिएक्टर को एक वॉल से प्रोटेक्ट करते हैं। उस वॉल किससे बनी होती है, स्टील और कंक्रीट की वॉल बनी होती है। और इसलिए इसमें से जो भी है न्यूट्रॉन रेडिएशन लीक नहीं होना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, आदमी के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए या एटमॉस्फेयर में नहीं जाना चाहिए वो रेडिएशन, इसलिए ये वॉल लगाते हैं, ठीक है। ये वॉल बनी होती है, ये जो दिख रहे हैं ना, ये वॉल पूरा, ये जो राउंडेड है, ये राउंडेड रेक्टेंगल ये वाला, तो ये पूरी वॉल बनी होती है स्टील और कंक्रीट से, ठीक है। तो ताकि रेडिएशन बाहर नहीं आए या न्यूट्रॉन वगैरह जनरेट हो रहे तो वो बाहर नहीं आए। तो ये है कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन में हर एक पार्ट मैंने बताया कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं इसमें। अभी यहाँ पे दिख रहा है और एक पार्ट मैंने नहीं बताया, ये है कूलिंग वाटर। यहाँ पे ये जो पार्ट है, अभी क्या हो रहा है कि स्टीम यहाँ से आ रही है, ठीक है, स्टीम इतने फोर्सफुली स्टीम आ रही है यहाँ से, ये टरबाइन घूम रहा है, तो जो रिमेनिंग स्टीम है वो नीचे चली जाएगी। तो उस स्टीम को कूल करने के लिए यहाँ कूलिंग वाटर लगा है। तो ये कूलिंग वाटर क्या करेगा, स्टीम को क्या करेगा और कूल करेगा, कंडेंस करेगा, फिर से ये वाटर में बन के यहाँ से आएगी, ठीक है। तो ये वाटर इस तरीके से सर्कुलेट होगा। तो अब इसका मैं मैकेनिज्म बता रहा हूँ, इसका जो है वर्किंग वो बता रहा हूँ कि एक्चुअली वर्किंग किस तरीके से होता है, ठीक है। तो अभी ये देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जो देखो अभी फ्यूल रॉड है, ठीक है। तो अभी ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर काम कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स, अभी मैं बताऊंगा, ठीक है।
तो ये जो देखो फ्यूल रॉड्स है, ठीक है, इसमें यूरेनियम, तो ये फ्यूल रॉड्स यूरेनियम है, तो इसमें क्या करेंगे हम, यूरेनियम रॉड्स को यूरेनियम फ्यूल को जिसमें यूरेनियम न्यूक्लियस है, उस यूरेनियम न्यूक्लियस को हम बॉम्बार्ड करेंगे न्यूट्रॉन से, स्लो थर्मल न्यूट्रॉन से, ठीक है। तो न्यूट्रॉन से बॉम्बार्ड करते ही ये जो चेंबर है यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट होगा, फ्यूजन होगा। तो यूरेनियम न्यूक्लियस जब न्यूट्रॉन से बॉम्बार्ड करते हैं तो यूरेनियम न्यूक्लियस क्या होता है, दो अलग अलग न्यूक्लियाई में स्प्लिट होता है और उसमें से 3 न्यूट्रॉन्स फिर बाहर निकलते हैं। ये मैंने बताया था जब मैं न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ा रहा था। तो यूरेनियम न्यूक्लियस को बॉम्बार्ड किया न्यूट्रॉन से, तो 3 और न्यूट्रॉन्स पैदा हो गए, 3 और न्यूट्रॉन्स जनरेट हो गए। तो वो 3 न्यूट्रॉन्स में से हमको तीनों नहीं चाहिए, हमको सिर्फ एक ही चाहिए। तो ये ऊपर क्या लगे हैं, कंट्रोल रॉड्स लगे हैं, ठीक है। लेकिन जो 3 न्यूट्रॉन जनरेट होते हैं इसमें, ठीक है, यूरेनियम न्यूक्लियस को न्यूट्रॉन से बॉम्बार्ड किया तो यूरेनियम न्यूक्लियस का फ्यूजन हो गया। यूरेनियम न्यूक्लियस का फ्यूजन हो गया मतलब उसमें से 2 छोटे न्यूक्लियाई स्प्लिट हो गए, साथ में 3 न्यूट्रॉन्स निकले। ये मैंने बताया था न्यूक्लियर फ्यूजन जब रिएक्शन पढ़ा रहा था। तो वो 3 न्यूट्रॉन बहुत स्पीड से निकलते हैं, फास्ट। तो मॉडरेटर, मैंने क्या बताया था, इस रॉड के बीच में मॉडरेटर है। तो मॉडरेटर क्या करता है, वो फास्ट न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करता है। मॉडरेटर इसलिए लगाया जाता है रॉड्स के बीच में, मॉडरेटर मतलब एक वाटर होता है अंदर, ठीक है, हैवी वाटर होता है। तो वो जो वाटर क्या करता है, मॉडरेटर जो न्यूट्रॉन रिलीज हुए तीनों के न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करता है, स्लो बना देता है। अभी हमको 3 न्यूट्रॉन की तो जरूरत नहीं है आगे चेन रिएक्शन, कंट्रोल चेन रिएक्शन करने के लिए। 3 में से क्या होना चाहिए, एक ही न्यूट्रॉन आगे जाना चाहिए, 2 एब्जॉर्ब करना चाहिए। तो कंट्रोल रॉड किससे बने होते हैं, कैडमियम से। तो ये कंट्रोल रॉड यहां लगा के रखे। तो जो 3 न्यूट्रॉन बाहर निकल रहे हैं उसमें से 2 न्यूट्रॉन को वो क्या करते हैं, 2 न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एक ही न्यूट्रॉन को आगे जाने देते हैं, ठीक है। कंट्रोल वे में जो चेन रिएक्शन चलती है उसमें कंट्रोल रॉड का यूज क्या है, जो एक्सेसिव न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, जो ज्यादा क्वांटिटी में निकल रहे हैं उसको एब्जॉर्ब करना और लिमिटेड क्वांटिटी वाले न्यूट्रॉन को आगे जाने देना। 3 में से 2 को एब्जॉर्ब करता है, एक को आगे जाने देता है, एक फिर यूरेनियम न्यूक्लियस के साथ टकराता है, फिर 3 बनते हैं, 3 में से 2 को फिर कंट्रोल रॉड रुकता है और आगे जाने देता है एक को। इस तरीके से कंट्रोल चेन रिएक्शन होती है। तो ये चेन रिएक्शन जब होती है, जब फ्यूजन होता है, 2 न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब होकर एक आगे जाता है फिर फ्यूजन करता है, तो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, रेडिएशन रिलीज होता है, एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है, 0.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है और हीट प्रोड्यूस होती है यहाँ पे, ठीक है। ये चेंबर दिख रहा है, यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी, एनर्जी रिलीज होगी, तो हीट प्रोड्यूस होगी। अब क्या होगा, ये हीट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो हीट प्रोड्यूस हो गई, तो इस ट्रिमेंडस हीट एनर्जी का यूज कहीं ना कहीं तो होना चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, ये जो पंप दिख रहा है, इस पंप से वाटर यहां से जो है, ये देखो मेरा एरो देखो, ये पंप से यहाँ वाटर पंप करते हैं, यहाँ नीचे वाटर आता है, यहां से फिर वाटर जाता है और रिएक्शन चेंबर में हम वाटर लाते हैं, ये पूरा चेंबर वाटर से भर देते हैं। तो जो हीट प्रोड्यूस होती है, तो ये वाटर क्या है, इधर से आ रहा है, देखो यहाँ मेरा एरो देखो, यहाँ से वाटर आ रहा है, पंप करेंगे वाटर को, यहाँ से फिर से पंप करेंगे, फोर्सफुली यहाँ पे भेजेंगे वाटर को। तो यहाँ पे तो बहुत ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है, फ्यूजन की वजह से। तो ये वाटर क्या होता है, वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है, वाटर का टेम्परेचर सडनली बढ़ जाता है और हॉट वाटर हो जाता है। यहां से हम वाटर भेज रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आया, फिर पंप किया, यहाँ पे वाटर भेजे, इसके यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन होने के वजह से हीट जनरेट हुई और वो हीट क्या कर रही है, वाटर को गर्म कर रही है, हॉट कर रही है। तो ये हॉट वाटर क्या आ रहा है, फिर ये देखो यहाँ से कोल्ड वाटर आ रहा है, ठीक है, यहाँ से कोल्ड वाटर आया, यहाँ पे वाटर आके हीट हो गया। क्यों हीट हो गया, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन से यहाँ पे क्या हो गई, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई। वो हीट एनर्जी वाटर को गर्म कर रही है, यहाँ से ठंडा वाटर आ रहा है, कूल वाटर आ रहा है, कूलेंट, यहाँ कूल वाटर आ रहा है, यहाँ पे गर्म हो रहा है वो वाटर एकदम हॉट। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन में हीट एनर्जी रिलीज होती है, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, वो वाटर को हॉट करती है। और वो वाटर को इतना हॉट कर देती है कि वाटर का टेम्परेचर चला जाता है 320 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वो एकदम हॉट स्टेट में, और वो वाटर के वेपर्स जो बनते हैं उस वेपर्स को हम बाहर नहीं जाने देते, ठीक है, उसको पूरा इवैक्यूएट करके रखा है। और उस वाटर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चला जाता है, बहुत गर्म चला जाता है, और हम
उस रिएक्शन चेम्बर को पूरा पैक करके रखा है और उस वाटर को हम वेपराइज नहीं होने दे रहे हैं, हम बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, उसको स्टीम बनने नहीं दे रहे। ठीक है, तो स्टीम कहाँ बनेगी? यहाँ पे। ठीक है, तो ये हॉट वाटर आया है यहाँ से वहां पे, यहाँ ठंडा पानी गर्म हो गया और हॉट वाटर निकल रहा है ऐसे, देखो ये एरो, तो इस पाइप से निकल रहा है हॉट वाटर। यहाँ प्रेशराइजर लगा है, तो जो हॉट वाटर प्रेशराइजर क्या कर रहा है? प्रेशर से और उसको इधर भेज रहा है। ठीक है, एकदम प्रेशर पड़ रहा है वाटर पे, हॉट वाटर पे। और प्रेशराइजर का एक और यूज है कि वाटर को जब तुम बहुत ज्यादा प्रेशराइज करते हो हॉट वाटर को, तो उसका क्या बन जाता है? स्टीम बन जाता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि प्रेशराइज करोगे इस वाटर को, यहां से हॉट वाटर प्रेशराइज होगा और यहां पे जाते जाते इसकी स्टीम बन जाएगी यहां पे, तो यह है स्टीम जनरेटर। तो ये वाटर की स्टीम बनेगी। अब वाटर की स्टीम यहां बनेगी, हॉट वाटर आ रहा है, प्रेशराइज हो रहा है, यहां क्या बन रही है? वाटर की स्टीम बन रही है। स्टीम जनरेटर, भाप बन गई, स्टीम बन गई, वाष्प बन गई। तो ये वाष्पीकरण, और यहाँ पे क्या बन गई? वाटर की स्टीम बन गई। यही स्टीम यहाँ से तुम बाहर निकाल रहे हो और स्टीम इतने प्रेशर से यहाँ से बाहर आ रही है कि ये स्टीम टरबाइन को घुमा रही है। स्टीम इतनी फोर्स से, इतने प्रेशर से आ रही है कि ये स्टीम क्या कर रही है? स्टीम में जो भी एनर्जी होती है वो स्टीम इस टरबाइन को घुमाती है और इस टरबाइन गोल 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 बहुत फास्ट घूमता है। यहां से कंटिन्यूअसली स्टीम जनरेट होती है और ये स्टीम यहां पे आती है और टरबाइन को जोर जोर से घुमाती है। तो टरबाइन का जो मैकेनिकल एनर्जी है, उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल जनरेटर क्या करता है? उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब यहां से स्टीम आ रही है। ठीक है, यहां स्टीम जनरेट हुई, स्टीम यहां से बहुत प्रेशर के साथ बहुत हाई स्पीड में यहाँ पे स्टीम आ रही है और ये स्टीम क्या कर रही है? टरबाइन को गोल 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 हाई स्पीड में घुमा रही है। टरबाइन घुमाने के बाद क्या हो रहा है? जो यहाँ जनरेटर लगा है, इस मैकेनिकल एनर्जी को जनरेटर में शाफ्ट लगा होता है, वो शाफ्ट को घुमाता है और इस टरबाइन से यूजिंग जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। इस तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है और जो स्टीम बची है, रिमेनिंग स्टीम क्या होती है? यहाँ पे इस चेंबर में जाती है, यहाँ पे हम कूलिंग वाटर पास कर रहे हैं, वाटर सर्कुलेट कर रहे हैं, तो ये स्टीम क्या होती है? फिर से कंडेंस्ड होती है और वो कंडेंस होकर फिर से वाटर बनता है। फिर ये वाटर हम फिर से यहाँ पे लाते हैं, पंप करते हैं, फिर वाटर क्या करता है? ये कूल वाटर क्या करता है? फिर गर्म होता है चेंबर के अंदर, फिर गर्म वाटर निकलता है इधर से, फिर स्टीम जनरेट होती है, फिर स्टीम टरबाइन को घुमाती है, फिर रिमेनिंग स्टीम यहाँ आके वाटर बनती है और इस तरीके से ये साइकिल चलती जाती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंटिन्यूअसली जनरेट होती जाती है। तो जब तक यहाँ फ्यूजन रिएक्शन चलते रहेगा तब तक इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती रहेगी। तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर कंटिन्यूअसली नॉन स्टॉप चलता है, यहाँ फ्यूजन होते रहता है। फ्यूजन होने से पानी गर्म होता है, इधर पानी गर्म होने से गर्म वाटर जो है वो यहाँ पे स्टीम बनता है, स्टीम बनने से फिर यहाँ पे टरबाइन घूमता है, टरबाइन घूमने से फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, फिर जो रिमेनिंग स्टीम है फिर से कन्वर्ट होती है वाटर में, कोल्ड वाटर में, फिर वाटर यहाँ आता है, फिर वाटर गर्म होता है, फिर स्टीम बनती है, फिर स्टीम उसको घुमाती है, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है। तो इस तरीके से ये सर्कल चलते रहता है, इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है और ये साइकिल में न्यूक्लियर रिएक्शन से स्टीम जनरेट होती है और स्टीम जनरेट होने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ये है इसका वर्किंग। अभी क्वेश्चन ये है, तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन ये आया होगा, हम तो वाटर बॉईल करेंगे, स्टीम बनाएंगे, उससे भी इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, तो क्यों भाई इतने बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर की जरूरत है? घर में भी पानी उबालो, इलेक्ट्रिसिटी बनाओ। ठीक है, तो हम जो पानी से जो स्टीम बनाते हैं वो 100 डिग्री में स्टीम बनती है। ठीक है, और वो स्टीम उतनी पावरफुल नहीं होती है कि तुम्हारा भाई चीजें चला सके, इलेक्ट्रिसिटी बना सके हो तुम उतनी। ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है? वाटर इतना हॉट होता है और रेडिएशन इतने पावरफुल होते हैं कि वो वाटर का टेम्परेचर इतना ज्यादा जाता है 320 डिग्री सेंटीग्रेड, और उस वाटर को हम वेपराइज होने नहीं देते, प्रेशराइज करते हैं उस वाटर को और स्टीम बनाते हैं। और वो स्टीम इतनी पावरफुल होती है, उस स्टीम का टेम्परेचर 300 डिग्री के ऊपर होता है, वो स्टीम इतनी पावरफुल होती है कि इस टरबाइन को बहुत ज्यादा स्पीड से घुमाती है। ये नॉर्मल स्टीम नहीं होती, ये पावरफुल स्टीम होती है जिसका टेम्परेचर 300 डिग्री के ऊपर होता है, और वो इतनी पावरफुल स्टीम, इतनी हॉट स्टीम टरबाइन को जब लगती है तो टरबाइन को इतने फोर्स से स्ट्राइक करती है कि टरबाइन इतने जोर से, इतनी स्पीड से घूमता है कि इसमें मैक्सिमम मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल जनरेटर के
से के हेल्प से हम उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल स्टीम नहीं है, हाई टेम्परेचर वाली स्टीम है, पावरफुल स्टीम है, और ये पावरफुल स्टीम बड़े फोर्स के साथ जनरेट टरबाइन को घुमाती है। और जितनी ज़्यादा स्टीम यहाँ जनरेट होगी उतना जोर से टरबाइन घूमेगा, उतना फोर्स से टरबाइन घूमेगा, उतना मैकेनिकल फोर्स से टरबाइन घूमेगा, और जितना मैकेनिकल फोर्स से टरबाइन घूमेगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो प्रोड्यूस होती है वहाँ पे गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो इतना सारा वोल्टेज प्रोड्यूस होता है वहाँ पे। ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा वाट में पावर जनरेशन होता है, गीगा वाट में पावर जनरेशन होता है, तो वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पावर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये न्यूक्लियर रिएक्टर काम करता है। तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, अगर रेडिएशन यहाँ पैदा नहीं होंगे, यहाँ रेडिएशन प्रोड्यूस नहीं होंगे हाई एनर्जी से, तो वो जो वाटर है उतना हॉट नहीं होगा, और वाटर हॉट नहीं होगा तो पावरफुल स्टीम जनरेट नहीं होगी। अगर पावरफुल स्टीम जनरेट नहीं होगी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ न्यूक्लियर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ न्यूक्लियर रिएक्शन से जो हीट और एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, उसी एनर्जी को हम वाटर को हॉट करने के लिए यूज कर रहे हैं, और उसी से फिर जो पावरफुल स्टीम जनरेट हो रही है प्रेशराइज होके, उसी स्टीम से हम टरबाइन को घुमा रहे हैं, और उसी से मैकेनिकल एनर्जी आ रही है। टरबाइन घूमेगा तो मैकेनिकल एनर्जी आएगी, और उसी मैकेनिकल एनर्जी को जनरेटर के यूज से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मॉडरेटर और एक कंट्रोल रॉड्स। मॉडरेटर क्या करेगा, न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कंट्रोल करेगा, न्यूट्रॉन को स्लो कर देगा मॉडरेटर, क्योंकि जो न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, 3 न्यूट्रॉन्स फिजन के ड्यूरिंग 3 न्यूट्रॉन्स जो निकलते हैं, उस न्यूट्रॉन की स्पीड को कंट्रोल करता है मॉडरेटर। क्योंकि न्यूट्रॉन इतने फास्ट होते हैं, अगर वो उसकी स्पीड कंट्रोल नहीं करेंगे तो न्यूट्रॉन इतनी स्पीड से मल्टीप्लाई हो जाएंगे कि हम ये जो कंट्रोलेबल चेन रिएक्शन है वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। तो मॉडरेटर न्यूट्रॉन को स्लो करते हैं, और स्लो न्यूट्रॉन और एक्सेसिव न्यूट्रॉन्स, अगर 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हो तो हमको एक का ही यूज है, 2 का यूज नहीं है, तो कंट्रोल रॉड क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं एक्सेसिव न्यूट्रॉन को। तो कंट्रोल रॉड और मॉडरेटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है न्यूक्लियर रिएक्टर में। क्वेश्चन आता है कि वो राइट द रोल ऑफ कंट्रोल रॉड इन न्यूक्लियर रिएक्टर और इन न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वर्किंग मैंने बताया, चीज़ें मैं बताया, मैं फिर से इसको रिकॉल कर रहा हूँ। चीज़ें में तुमको बस इतना ध्यान रखो कि क्या क्या चीज़ें हैं। पंप जो लगे हैं वाटर को फोर्स करने के लिए, वाटर फ्लो को आगे बढ़ाने के लिए। मॉडरेटर लगा है न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करने के लिए। फ्यूल रॉड्स क्या है, यूरेनियम फ्यूल है, यूरेनियम का ही फ्यूजन होता है। यूरेनियम क्या किस में भरा हुआ है, फ्यूल रॉड में भरा हुआ है, और यूरेनियम का ही फ्यूजन करते हैं, तब जाके एनर्जी रिलीज होती है, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो कंट्रोल रॉड है न्यूट्रॉन की क्वांटिटी को लिमिट करने के लिए। ठीक है, फ्यूजन होता है तो इस वेसल में एनर्जी रिलीज होती है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। तो जो वाटर आ रहा है, ये पंप से वाटर आता है, तो हीट से उसको हॉट वाटर यहाँ से निकलता है, उसको प्रेशराइज करके स्टीम जनरेट होती है यहाँ पे, और स्ट्रीम यहाँ से बाहर निकल के टरबाइन को घुमाती है। और टरबाइन घूमने के बाद क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल जनरेटर के हेल्प से इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हो। जो रिमेनिंग स्टीम बची उसको फिर से कूल करके, क्योंकि क्या है, जो स्टीम होता है, वाटर बॉयल करोगे जो स्टीम आएगा, उसको फिर से उसका टेम्परेचर कम करोगे तो वो फिर से वाटर बन जाएगा। तो जो रिमेनिंग स्टीम है उसको कूलिंग वाटर यहाँ से पास करते हैं, और फिर से वो वाटर बनता है, फिर वाटर को सर्कुलेट करते हैं इस तरीके से। So this is the working of न्यूक्लियर रिएक्टर। ये तो इस तरीके का कंस्ट्रक्शन है और वर्किंग है। ठीक है, और इस तरीके से न्यूक्लियर रिएक्टर का मेन फंक्शन क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करना। विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर फिजन वी कैन कन्वर्ट द इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर इन विच न्यूक्लियर फिजन टेक्स प्लेस, and after nuclear fission the tremendous heat is generated, and that heat is used to produce the steam, and that steam is used to rotate the turbine, and that mechanical energy of turbine is converted into the electrical energy with the help of generator. So this is the working of nuclear reactor, construction and working of nuclear reactor. ठीक है, समझ में आया?
ठीक है, तो इस पे कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। तो ये हुआ न्यूक्लियर रिएक्टर का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। ठीक है, अब न्यूक्लियर रिएक्टर के यूजेस क्या हैं ये देखेंगे। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर का जो एप्लीकेशन या यूजेस है, वो पहला मेन यूज क्या है, न्यूक्लियर पावर। अभी मैंने बताया न्यूक्लियर पावर जनरेट करना मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज होता है। तो ये तो हो गया मेन यूज इसका, न्यूक्लियर रिएक्टर का न्यूक्लियर पावर जनरेशन में, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने में। गीगावैट मेगावैट ऐसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। ठीक है, बहुत ज्यादा पावर। ठीक है, सेकंड जो है प्रोडक्शन ऑफ रेडियो आइसोटोप्स, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर में भी यूज होता है। मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर पावर तो जनरेट करते हैं, ताकि फिर भी तुम अलग अलग फ्यूजन से न्यूक्लियर पावर तो जनरेट करते ही है, न्यूक्लियर रिएक्टर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो जनरेट करते हैं। साथ साथ में न्यूक्लियर रिएक्टर का तुम यूज कर सकते हो रेडियो आइसोटोप्स बनाने के लिए। मतलब अगर कोई तुमने न्यूक्लियर रखा, उसका फ्यूजन किया, ठीक है, फ्यूजन करने के बाद और दो छोटे न्यूक्लिया तैयार होते हैं। तो इस तरीके से जो छोटे न्यूक्लिया है उसको, जैसे आइसोटोप है, आइसोटोप मतलब क्या होता है, न्यूक्लिया हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, दैट इज कॉल्ड रेडियो आइसोटोप्स, दैट इज आइसोटोप्स। ओके, न्यूक्लिया हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है, दैट आर कॉल्ड आइसोटोप्स। तो ये ऐसे न्यूक्लिया बनाने के काम में भी आता है न्यूक्लियर रिएक्टर। फ्यूजन से डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लिया और डिफरेंट आइसोटोप्स बनाएंगे, और वो आइसोटोप्स का तुम यूज कर सकते हो इंडस्ट्रीज में या एग्रीकल्चर में। जैसे मान लो कि तुम्हारा एग्रीकल्चर क्रॉप्स पे इंसेक्ट्स आ रहे हैं, तो कुछ कुछ रेडियो आइसोटोप्स और रेडियो न्यूक्लिया ऐसे हैं जो वो इंसेक्ट्स को मारते हैं, उसको किल करते हैं, ताकि हमारी फसल, हमारा क्रॉप खराब ना हो। इसलिए एग्रीकल्चर में भी ऐसे रेडियो आइसोटोप्स का यूज कर सकते हैं। तो रेडियो आइसोटोप्स बनेगा कहां पे, न्यूक्लियर रिएक्टर में। इंडस्ट्री में भी रेडियो आइसोटोप्स का यूज कर सकते हैं, और मेडिकल फील्ड में भी रेडियो आइसोटोप्स का यूज होता है। ठीक है, मेडिकल फील्ड में रेडियो आइसोटोप्स का यूज किस लिए होता है, जैसे अगर किसी को कैंसर है, कैंसर सेल है, तो रेडियो आइसोटोप्स से क्या होती है, रेडिएशंस निकलते हैं। ठीक है, वो जैसे वो रेडियो आइसोटोप्स यूजफुल है, अगर वो यूरेनियम नहीं है, नाइट्रोजन का आइसोटोप है फॉर एग्जांपल, तो उससे जो रेडिएशन निकलेंगे वो हार्मफुल नहीं रहेंगे, तो वो बॉडी में डाल के कैंसर जो है, कैंसर के सेल को किल कर सकते हैं रेडियो आइसोटोप्स के, जो यूजफुल रेडियो आइसोटोप्स है। ऐसा नहीं कि तुम बोलोगे भाई यूरेनियम ही ला रहा और बॉडी में डालता हो, और यूरेनियम के रेडिएशन इतने हार्मफुल होते हैं कि वो तो बंदा मर ही जाएगा। ठीक है, तो जो यूजफुल आइसोटोप्स है वो भी हम बना सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, जो कि इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और मेडिकल फील्ड में भी कुछ कुछ रेडियो आइसोटोप्स इतने यूजफुल है कि उसके रेडिएशन से तुम कैंसर सेल को भी किल कर सकते हो मेडिकल फील्ड में। सो ऐसे रेडियो आइसोटोप्स हम प्रोड्यूस करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, जो कि डेंजरस नहीं है, ठीक है, लेकिन वो कुछ पर्टिकुलर यूजफुल एप्लीकेशन के काम में आते हैं। तो जैसे अगर मैंने यूरेनियम का फ्यूजन करके उसको क्रिप्टॉन में कन्वर्ट कर लिया, तो क्रिप्टॉन तो डेंजरस नहीं है ना, यूरेनियम डेंजरस है, लेकिन उसका फ्यूजन करके मैंने उसका क्रिप्टॉन बना लिया, उसका आर्गन बना लिया, उसका कोई भी दूसरा बेरियम बना लिया, तो वो आइसोटोप्स उतने खतरनाक नहीं है, वो यूजफुल आइसोटोप्स है। तो यूजफुल आइसोटोप्स जो फ्यूजन के बाद बनते हैं, फ्यूजन प्रोडक्ट्स, फ्यूजन होने के बाद, तो उस आइसोटोप्स का हम यूज कर सकते हैं इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर या मेडिकल फील्ड में। तो आइसोटोप्स क्या होता है, एक्चुअली आइसोटोप्स आर न्यूक्लियाई हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, दे आर कॉल्ड आइसोटोप्स। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का मास नंबर 14 है यहाँ, और एटॉमिक नंबर 7 है। यहाँ नाइट्रोजन का 15 है और यहाँ एटॉमिक नंबर 7 है, मतलब मास नंबर यहाँ 15 है या मास नंबर 14 है, तो मास नंबर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर सेम। The nuclei having mass number different and atomic number same, or atomic number same and mass number are different, they are called isotopes। ये नाइट्रोजन के दो आइसोटोप हैं। ठीक है, ये नाइट्रोजन के दो आइसोटोप का भी यूज होता है एग्रीकल्चर में। नाइट्रोजन के आइसोटोप का यूज होता है इंसेक्ट को किल करने के लिए। तो ये एग्जाम्पल है आइसोटोप्स के। ठीक है, तो पहला है इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर, दूसरा है प्रोडक्शन ऑफ रेडियो आइसोटोप्स, जो कि इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और मेडिकल फील्ड में यूज होते हैं। तीसरा जो है साइंटिफिक रिसर्च, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर में बहुत सारे रेडिएशंस निकलते हैं, तो साइंटिस्ट लोग उस रेडिएशंस का इफेक्ट ह्यूमन बॉडी पे क्या होता है उस पर रिसर्च भी करते हैं। बायोलॉजिकल इफेक्ट मतलब वो रेडिएशंस कितने हार्मफुल है,
वो बताने के लिए रिसर्च होता है, क्योंकि वो रेडिएशन कितने क्वांटिटी में एक्सपोज होना चाहिए ह्यूमन बॉडी को, कितने हार्मफुल है, कितने ज़्यादा अगर कितना ज़्यादा डोज अगर ह्यूमन बॉडी में आया रेडिएशन का तो क्या क्या हो सकता है, उस पर रिसर्च चलती है। और ऐसे बायोलॉजिकल इफेक्ट, द इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, न्यूक्लियर रेडिएशन ऑन ह्यूमन बॉडी, उस पर क्या क्या चीज़ें हो सकती है, ऐसे बायोलॉजिकल इफेक्ट साइंटिफिक फील्ड में रिसर्च होता है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर का साइंटिफिक फील्ड और रिसर्च में भी यूज होता है बायोलॉजिकल इफेक्ट स्टडी करने के लिए। रेडिएशन का इफेक्ट ह्यूमन बॉडी पे किस तरीके से हो रहा है उसको भी स्टडी करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज होता है। और लास्ट यूज है प्रोपल्शन ऑफ शिप, सबमरीन एंड एयरक्राफ्ट। प्रोपल्शन ऑफ शिप, सबमरीन एंड एयरक्राफ्ट मतलब जैसे मान लो एयरक्राफ्ट, बहुत बड़े बड़े प्लेन उड़ाना है, ठीक है, अभी ये पैसेंजर प्लेन तो ठीक है, लेकिन जो कार्गो, जो सामान उड़ाने वाले प्लेन है, सबमरीन मतलब जो समुद्र के अंदर रहती है, दैट इज कॉल्ड पनडुब्बी सबमरीन, ठीक है। और शिप्स, तो बड़े बड़े शिप्स को इनिशिएट करना है तो उसको बहुत पावर चाहिए, ठीक है। तो न्यूक्लियर पावर का यूज और न्यूक्लियर रिएक्टर में जो जनरेट होता है पावर और रेडिएशंस का यूज प्रोपल्शन मतलब शिप को स्टार्ट करने में, सबमरीन को स्टार्ट करने में, एयरक्राफ्ट को स्टार्ट करने में भी यूज करते हैं। प्रोपल्शन ऑफ शिप, सबमरीन्स एंड एयरक्राफ्ट, न्यूक्लियर रिएक्टर में जो भी प्रोड्यूस हो गए प्रोडक्ट, उसका यूज प्रोपल्शन ऑफ शिप्स, सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट को स्टार्ट करने, क्योंकि जो ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी, ये वो एनर्जी का यूज हम शिप को स्टार्ट करने में, सबमरीन का प्रोपल्शन को स्टार्ट करने में या एयरक्राफ्ट को स्टार्ट करने में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि फोर्स इतना जनरेट होता है। तो वो फोर्स से हम शिप को, सबमरीन को और एयरक्राफ्ट को इनिशिएट कर सकते हैं, प्रोपोल्स कर सकते हैं। तो दिस इज द यूज ऑफ, दैट इज द यूज ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। और न्यूक्लियर रिएक्टर जो ट्रिमेंडस एनर्जी रिलीज हो रही है उस एनर्जी को हम प्रोपोल्शन ऑफ शिप, सबमरीन्स या एयरक्राफ्ट में भी यूज करते हैं। तो ये हो गया 4 मेन यूजेस, न्यूक्लियर पावर जनरेट करने के लिए, रेडियो आइसोटोप्स बनाने के लिए जो यूज है इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, मेडिकल फील्ड में, साइंटिफिक रिसर्च में इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑफ ह्यूमन बॉडी वो स्टडी करने के लिए, या फिर शिप, सबमरीन और एयरक्राफ्ट को स्टार्ट करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए भी यूज किया जाता है न्यूक्लियर रेडिएशन का जो जनरेट होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, ठीक है। तो दीज आर द मेन यूजेस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। और मैंने ये बताया कि न्यूक्लियर रिएक्टर का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग क्या होता है, ठीक है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्शन और इसका वर्किंग, ठीक है। इसमें जो भी चीज़ नहीं समझी तुम पूछ सकते हो, ये मेन है। और ये मेन पोर्शन अभी हमारा खत्म हो गया, ऑलमोस्ट चौथा यूनिट हमारा एंड हो चुका है। और अभी सिर्फ उसमें एक टॉपिक बचा है, गैमोस थ्योरी ऑफ अल्फा डीप के, जो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है।